हेलो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं जेई मेन 2023 के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन। ठीक है। और आज हम लोग कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ऑफ कोर्स ड्यूरेशन छोटा रहेगा सेशन का। हम लोग कुछ कुछ टॉपिक्स को ही हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, बट वो आने की जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो सेशन पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम में मिल जाएगा, या फिर जो है सेशन के मतलब नीचे भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक इसका। और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है वीडियो को, तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है हमारे पास फिजिक्स का। ठीक है। इधर क्वेश्चन कहता है कि यूनिफॉर्म मेटल रॉड फिक्स्ड एंड्स ऑफ 2 मीटर एम यहाँ पे स्क्वायर दे दिया है। क्रॉस सेक्शन एरिया 40 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक हमारे पास कूल कर दिया हम लोगों ने। यहाँ पे कह रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो अल्फा है वो हमारे पास दे दिया है 12 × 10⁻⁻⁶। ठीक है। और जो है हमारे पास यंग मॉडुलस वो भी हमारे पास दे दिया गया है 10⁻11। ठीक है। तो कह रहा है कि एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम बता दो। क्या एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम हमें बता देना है। ठीक है, अच्छी बात है, समझ में आ गया गाइस हमें। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो स्ट्रेन होता है, ठीक है, जो स्ट्रेन होता है वो हमारे पास किसके बराबर होता है। जो स्ट्रेन बराबर होता है किसके, हमारे पास दैट इज बराबर हमारे पास चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन जो है ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, इसके बराबर होता है। तो यहाँ पे लेंथ की बात की गई है। ठीक है, हमें पता है। ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पहले लिख देता हूँ इधर। हाँ, ठीक है। तो हमारे पास बोला क्या है कि हमारे पास जो डेल्टा एल है, हमें पता है कि डेल्टा एल जो होता है दैट इज एल अल्फा डेल्टा टी, इसके बराबर होता है कि नहीं। अगर मेरे को यहाँ पे स्ट्रेन चाहिए दैट इज डेल्टा एल अपॉन दैट इज चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन जो भी है, और एल ओरिजिनल जो कॉन्फ़िगरेशन, तो बराबर हो गया अल्फा डेल्टा टी के। तो हमारे पास स्ट्रेन यहाँ पे क्या मिल गया, स्ट्रेन हमें मिल गया है इसके बराबर। चलो, अब हमें पता है कि जो स्ट्रेस होता है, ठीक है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जो होता है, ठीक है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जो होता है दैट इज बराबर होता है यंग मॉडुलस की। ठीक है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि स्ट्रेन जो हो जाएगा, सॉरी स्ट्रेस जो हो जाएगा इधर हमारे पास दैट इज बराबर होगा हमारे पास स्ट्रेन इंटू यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस दे दिया है वाई मान लेता हूँ अभी के लिए तो, और यहाँ पे हो जाएगा अल्फा डेल्टा टी। ये हमारे पास क्या हो गया, स्ट्रेस निकल गया। और हमें और एक चीज पता है कि जो हमारे पास इधर क्या होता है, जो क्या बोलते हैं, जो हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम होता है वो हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन के बराबर होता है। क्या होता है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि जो एनर्जी स्टोर्ड जो होता है, एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, वो हमारे पास हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन के बराबर हमारे पास इधर होता है। और अगर मैं यहाँ पे हाफ जो है स्ट्रेस की वैल्यू हमने निकाल दी अल्फा डेल्टा मतलब यंग मॉडुलस अल्फा डेल्टा टी, और स्ट्रेन भी हमें पता है डेट इज अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ पे हमारे पास जो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम आ गया डेट इज दिस यंग मॉडुलस अल्फा डेल्टा टी का हमारे पास इधर स्क्वायर। ठीक है। तो आप इसमें वैल्यू डाल सकते हो, सॉरी। तो यहाँ पे हमारे पास 10⁻11 यंग मॉडुलस दे दिया है, अल्फा की वैल्यू दे दी है, और हमारे पास यहाँ पे चेंज इन दिस भी दे दिया है। तो हम वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास आंसर जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अब मैं वैल्यू बता देता हूँ क्या आंसर आ जाएगा। आपको जब प्रैक्टिस करोगे आपको खुद यहाँ पे चेक करना है। तो सबसे आंसर जो आएगा हमारे पास डेट इज 2880 के बराबर। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे गाइस कह रहा है कि मैन है मास एम जम्प्स फ्रॉम रेस्ट स्ट्रेट अप फ्रॉम अ फ्लैट कॉन्क्रीट सरफेस, हाइट सेंटर ऑफ मास जो है मैन राइजेस हाइट एच तक जाता है वो, फाइंड द वर्क डन नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है। गाइस देखो नॉर्मल है हमारे पास, सीधी बात यहाँ पे जो है डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जीरो है, देख सकते हो, वो बस कूद रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास इस केस में जो है क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास इस केस में जीरो हो गया। और अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो वर्क डन होता है क्या, एफ डॉट डी एस होता है। अगर यही जीरो है तो हमारे पास वर्क डन जो है वो हमारे पास जीरो आ जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा इस केस में, क्योंकि गाइस वो कूद रहा है, वो जंप करके आगे तो नहीं जा रहा, डिस्प्लेस की बात यहाँ पे हो नहीं रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास इधर जो है जीरो। ठीक है, जीरो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद प्लेट एरिया हमारे पास दे दिया है ए, एंड सेपरेशन हमारे पास दे दिया है इधर क्या, डी, चार्ज बाई कांस्टेंट करंट हमारे पास, एंड कंसीडर प्लेन हमारे पास एरिया जो है दिस। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एरिया हमारे पास ए दे दिया, सेपरेशन दे हुए, तो कैपेसिटेंस हम लोग निकाल सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे चार्ज बाई करंट हमारे पास आई से हम लोगों ने यहाँ पे चार्ज कर दिया उसे। ठीक है। कंसिडर द प्लेन सरफेस एरिया जो है वो a/2 है, प्लेट सिमेट्रिकली प्लेट्स विद इन, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट बता दो इस एरिया में से कितना पास होने वाला है। ठीक है। तो देखते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट आया है, इसका मतलब ईएम वेव से, और यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे करंट का जो है कंसेप्ट भी आने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि गाइस हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए के बराबर होता है, क्योंकि 2 एप्सिलॉन नॉट नहीं है क्योंकि चार्ज प्लेट है दोनों,
तो हमारे पास यहाँ पे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए हो जाने वाला है। अब इसमें हमें पता है कि जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स के बारे में पूछा गया है, देखो क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है दैट इज आई डी, दैट इज एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी के बराबर होता है। तो हमारे पास फ्लक्स का चेंज निकालना है, तो इसके लिए फ्लक्स निकालना पड़ेगा, दैट इज बी डॉट ए के बराबर होता है। दोनों हमारे पास यहाँ पे जो है बी जो है पैरेलल है, तो हमारे पास इधर क्या हो जाएगा, बी हमारे पास निकल के आ गया, क्या सॉरी बी कह रहा हूँ, ई, क्योंकि ये हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है, ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो कुछ इस तरह का आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, दैट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और हमारे पास इधर दे दिया है a बाई टू एरिया से पास कर रहा है, तो ए कट गया, हमारे पास फ्लक्स आ गया कितना, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट के बराबर हमारे पास आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपल अगर देखूँ मैं कि मैं पुट करूँगा एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे फ्लक्स जो पुट कर देंगे क्यू टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट करंट जो है पूछा गया है, तो दैट इज आई डी हमारे पास पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जब हमारे पास इतना आ गया, मैं क्या लिख सकता हूँ, Q को मैं डी क्यू अपॉन डी टी लिख सकता हूँ, है कि नहीं, दैट इज 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और Q को मैं डी क्यू अपॉन, क्योंकि चेंज पूछ रहा है तो डी क्यू अपॉन डी टी दैट इज चेंज इन करंट आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट का। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज इन जो डिस्प्लेसमेंट करंट आ रहा है दैट इज ये कट जाएगा हमारे पास, एंड ये आई डी के बराबर है, तो हमारे पास जो है जो चेंज इन दिस आ जाएगा, आई डी का जो है क्या बोलते हैं चेंज, दैट इज आई बाई टू के बराबर आ जाएगा, सिंपल है ना, यहाँ पे आई बाई टू के बराबर हमारे पास आ जाना चाहिए। ठीक है, गॉट इट। तो हमारे पास ये है आंसर इस क्वेश्चन का, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है हमारे पास, रेफ्रिजरेटर कंज्यूम्स एवरेज पावर 35 वाट का। ठीक है, टू ऑपरेट बिटवीन -10 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस, इफ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, हाउ मच एवरेज हीट पर सेकेंड जो है ये ट्रांसफर कर रहा है। तो गाइस इस क्वेश्चन में हमें पता होना चाहिए कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या है। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है, फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, इसकी जो फॉर्मूला मैं होप करता हूँ आप सबको पता होगा, परफॉर्मेंस। ठीक है, डेट इज बराबर होता है किसके, क्यू टू अपॉन डब्ल्यू, वर्क डन बराबर होता है टी जो हमारे पास यहाँ पे हो रहा है अपॉन टी एच माइनस टी एल जो भी हमारा लॉस हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ हमारे पास डी क्यू, अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूँ डी क्यू अपॉन डी टी, और जो है वर्क डन को भी क्या करता हूँ मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करता हूँ, मतलब चेंज निकालता हूँ इधर। ठीक है, तो डेट इज बराबर हो जाएगा किसके, हमारे पास 263 माइनस 289 सॉरी 98 और 263, देख सकते हो इधर 263 दिया हुआ है इधर, और 35 वाट यहाँ पे दिया हुआ है। तो चेंज इन जो टेम्परेचर हुआ है उसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया है डिग्री सेल्सियस में, उसे कैलोरी में कन्वर्ट करके यहाँ पे रखना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 263 अपॉन यहाँ पे 35 आ जाएगा, फिर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जब मैं और निकालूंगा, मतलब लाइक ये हो गया हमारे पास। अब जो डी क्यू अपॉन डी टी आएगा वो कितना आएगा, क्योंकि डी क्यू अपॉन डी टी वो आ जाएगा बराबर किसके, हमारे पास जो है 263, एक सेकेंड, 263 और 35 और डी डब्ल्यू अपॉन डी टी के बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहा है हाउ मच एवरेज हीट पर सेकेंड इज ट्रांसफर, तो हमारे पास कितना पर सेकेंड वो ट्रांसफर हुआ है। तो यहाँ पे जो है वर्क डन मतलब पावर दे दिया जाता है। ठीक है, वर्क डन अपॉन टाइम कितना होता है, पावर होता है, तो जो चेंज आएगा डी क्यू अपॉन डी टी का, क्यू टू लिख देना इधर। ठीक है, दैट इज 263 अपॉन 35 और यहाँ पे 35 दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो डी क्यू अपॉन डी टी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा इधर हमारे पास, दैट इज 263 जूल्स पर सेकेंड। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का आपको फॉर्मूला याद रखना है, इसके बाद मतलब फिर तो हो ही जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इधर आता है, आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ पे फिगर शोज अ सर्कुलर एरिया रेडियस आर वेयर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इज गोइंग इनटू अ प्लेन पेपर इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड एट अ कांस्टेंट रेट, इन केस विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ जो है सिस्टमेटिकली करेक्ट शोज द वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, हमारे पास ईएमआई में जो है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। और अगर मैं बात करूँ इसका फॉर्मूला, अगर आर जो है ग्रेटर देन आर है, मतलब जो रेडियस ऑफ जो है स्फीयर, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड वाला आता है दैट इज आर स्क्वायर डी बी अपॉन डी टी, दैट इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे आता है आर जो है 2r। ठीक है, तो आप देख सकते हो इधर जो है ई डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, और अगर हमारे पास यहाँ पे देखो आर लेस देन आर के लिए, तो हमारे पास कुछ इस तरह से हमारे पास आता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी बी अपॉन डी टी होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देख सकते हो सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे हो रहा है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ से ये कांस्टेंट रेट में बढ़ रहा है, तो हमारे पास ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस जो है, ये दो फॉर्मूला को ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन हो जाएगा। आप ग्राफ समझ में आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो गाइस ये आ रहा है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास 1/r। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, ए बराबर जो होता है आर स्क्वायर अपॉन 2r के बराबर होता है, एंड चेंज इन हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अच्छा सेम ही आ गया गाइस, यहाँ पे डिलीट कर देते हैं इसे कि हम लोगों ने अभी किया इसे। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये अच्छा क्वेश्चन है, हमारे पास कह रहा है कि पी क्यू रॉड है, मास m, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a, लेंथ ऑफ l, लेंथ l है, यंग मॉडुलस दे दिया है y, लाइंग इन अ स्मूथ टेबल हमारे पास शोन, अ फोर्स F इज अप्लाइड ऑन इट,
तो हमारे पास बताना है कि यहाँ पे टेंशन बता दो एट अ पॉइंट x, एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द एंड p। अब एंड p से मेरे को क्या बताना है इधर, जो है टेंशन बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो मेरे पास एक रॉड है, ठीक है, और बताया है उन्होंने, जैसे मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे एट अ डिस्टेंस फ्रॉम पी, तो फी में कोई डिस्टेंस में जाऊँगा, यहाँ पे कोई मान लो टेंशन लग रहा होगा, ठीक है, टेंशन एट अ पॉइंट एक्स डिस्टेंस है, एट अ पॉइंट पी से हमारे पास एक्स डिस्टेंस में है, और ये जो लेंथ है वो दे दिया हमारे पास एल, चलो अच्छी बात है, और मास हमारे पास दे दिया है एम। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो एक जो है हमारे पास कह सकते हो कि एक मास में, मतलब एक पर यूनिट मास में, या फिर एल लेंथ जो है हमारे पास एम मास लग रहा है, ठीक है। तो 1 यूनिट लेंथ में हमारे पास एम बाई एल मास लगने वाला है। तो हमारे पास कितना चाहिए एक्स, तो उसमें हमारे पास कितना लगेगा एम बाई एल एक्स, यूनिटरी मेथड लगाया मैंने, तो एक्स यूनिटरी डिस्टेंस में मेरे पास मास कितना होगा, डेट इज दिस, ठीक है। अब हमें और एक बात पता होनी चाहिए कि यहाँ पे ये पता चल गया, अब हमें पता होना चाहिए कि जो फोर्स आगे की तरफ लग रहा है, जो आगे की तरफ जाएगा फोर्स माइनस टी जो हमें निकालना है, टेंशन पीछे की तरफ खींच रहा है, बराबर हमारे पास हो जाएगा एम ए। एम क्या है हमारे पास, एम बाई एल एक्स, और एक्सलेशन क्या हो जाएगा, डेट इज एफ बाई एम, है ना, एफ बाई एम होगा। एक्सलेशन होता है एफ बाई एम, पता है ना, ये तो देखो एफ बराबर होता है मा, ठीक है, फोर्स बराबर मा, तो एक्सलेशन जो हो जाएगा यहाँ पे एफ बाई एम। चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं, एम बाई एल एक्स, और यहाँ पे एफ बाई एम हो जाएगा, ये कट गया हमारे पास, ठीक है, एम बाई एल कट गया हमारे पास इधर, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एफ बाई एल बचा, नहीं एफ एक्स बाई एल यहाँ पे बचा। तो यहाँ पे सिंपल मैं टी एक्स निकाल रहा हूँ, तो एफ माइनस एफ एक्स बाई एल बराबर हो जाएगा टी एक्स के। तो यहाँ से सिंपल मैं अगर निकालना चाहूँ टी एक्स को, सॉरी हाँ टी एक्स को, तो डैट इज बराबर एफ 1 माइनस एक्स बाई एल के बराबर आ जाने वाला। डेट इज कौन सा ऑप्शन इधर हमारे पास, 1 बाई एक्स अपॉन एल, डेट इज 1 अपॉन एक्स बाई डी ऑप्शन, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा मैथ्स आ गया गाइस। मैथ्स में सबसे पहले इंटीग्रेशन का क्वेश्चन लिया हम लोगों ने। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक गाइस आई वन आई टू दे दिया हमारे पास, यहाँ पे आई वन और आई टू की वैल्यू निकाले। सबसे पहले गाइस देखो ये वाला अगर मैं देखता हूँ, ठीक है, अगर मैं ये वाला आई टू देखता हूँ, आई टू में आप देखो यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे भी एक्स क्यूब है, और अगर मैं एक्स क्यूब और यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करता हूँ, मैंने कैसे सोचा आपको सोचना है ऐसे, ठीक है, अगर मैंने एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो मेरे को क्या आएगा, 3x स्क्वायर आएगा, और देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बैठा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल आई टू में सबसे पहले एक्स क्यूब को मैं टी पुट कर दूंगा, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे लिमिट चेंज वही रहेगा, क्योंकि 1 अगर मैं क्यूब करता हूँ तो सेम रहने वाला है लिमिट, आप देखना करके, तो 0 से 1 आएगा इधर, और यहाँ पे देखो 1/3 आ जाएगा बाहर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी टी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखो 3x स्क्वायर डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी के, तो यहाँ पे हमारे पास डी टी रहेगा सिर्फ, और मैंने 1/3 मल्टी जो है कर दिया इधर, ठीक है। एक सेकंड मैं इसे थोड़ा सा ये कर देता हूँ, हाँ चलो करते हैं, डी टी ऊपर आ गया हमारे पास गाइस, और नीचे हमारे पास क्या रह जाएगा, डेट इज ई टू द पावर टी, ठीक है, और 2 माइनस टी, ठीक है, ऐसा रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर इसमें मैं क्या करूँगा, जो है किंग्स रूल लगा दूंगा, कौन सा रूल, किंग्स रूल, पता ही होगा, किंग्स रूल जब मैं लगाऊंगा तो हमारे पास 1 माइनस जो है इधर आ जाएगा, दैट इज टी टी, ई में टी जो है 1 माइनस टी आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस टी आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो 1 माइनस टी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, दैट इज डी टी, और यहाँ पे ई अपॉन ई टी हो जाएगा, और यहाँ पे 2 ये माइनस को लेगा तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस टी बचेगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी बचने वाला, सॉरी 1 प्लस टी बचने वाला, ठीक है। बी ई टी यहाँ पे चले जाएगा, और इंटीग्रेशन 0 से 1 है, और 1/3 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे 1/3, ठीक है, 1/3 ई टू द पावर टी, और 1 प्लस क्या टी, ठीक है, इंटीग्रेशन, अच्छा ये ई बाहर आ जाएगा एक तो, ठीक है, 0 से 1, देखो ये जो ई था ना ये वाला, ये बाहर आ गया गाइस हमारे पास, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है ऑफ कोर्स, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब देखो गाइस हमारे पास, अच्छा एक सेकंड, ये हो गया 0 से, एक सेकंड, 3 ई, और ये 0 से लेकर 1 तक, ठीक है। अब अगर मैं देखोगे ये जो है हमारे पास, ये सेम लिखा है डी टी ऑफ कोर्स, ठीक है, ये सेम लिखा है किसके, I1 के, तो I2 जो है वो हमारे पास 1/3 ई टाइम्स I1 है। हमें क्या पूछ रहा है, I1 और I2 का रेशियो पूछ रहा है, तो इधर से हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा, I1 और I2 का रेशियो जो आता है, I1 I2 का रेशियो जो आता है दैट इज 3E के बराबर आ जाएगा, दैट इज डी ऑप्शन, नहीं कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन हमारे पास इधर आ जाएगा, क्या कौन सा ऑप्शन, दैट इज आंसर इज सी ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि नंबर 51 49 टू द पावर ऐसे करके हम लोग लिखा हुआ है, इसका डिविजिबल बाई बता दो, ठीक है। सिंपल गाइस देखो एक इजी सा क्वेश्चन है हमारे पास ये तो, बट इंपॉर्टेंट है, आप कंसेप्ट ध्यान रखना। अगर मैं इसको उल्टा करके लिखता हूँ तो हमारे पास कौन सा जो है सीरीज आएगा, दैट इज 1 प्लस 51 प्लस 51 का स्क्वायर प्लस 51 का क्यूब, ऐसे चलता जाएगा टू
51 का 49 तक, ठीक है। अगर यहाँ पे जीपी दिख रहा है सिंपल, जीपी का फर्स्ट टर्म जो है ए बराबर 1 हो जाएगा, आर जो है वो 51 हो जाएगा, देखना आप 51/1 जो है वो 51 जो है कॉमन रेशियो 51 हो गया। और सम हमें निकालना है, देखो 1 से शुरू हुआ है और ये 51 से 49 जा रहा है, तो 49 + 1 कितना हो जाएगा 50, 50th टर्म हमारे पास एन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 50 हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास सम ऑफ एन टर्म्स पता ही हमें, दैट इज ए आर n - 1 और r - 1, तो दैट इज ए 1 हो गया, r जो है 51 टू द पावर n कितना है 50 -1 अपॉन r दैट इज 51 -1 दैट इज 50 हो जाएगा। और देखो ये 50 हमारे पास किससे डिविजिबल है, अगर 25 की बात करता हूँ तो ये डिविजिबल है ऑलरेडी, मतलब डिविजिबल है 50 जो है 25 से, तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा हमारे पास 20 डिविजिबल बट फ्रैक्शन आता है, तो हमारे पास यहाँ पे 25 इज डिविजिबल, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, अगर आपको पता नहीं है इसका फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि सम ऑफ 35 ऑब्जर्वेशन, ठीक है, दैट इज x1 x2 ऐसे चलते जा रहे हैं हमारे पास प्लस x35, ठीक है, अपॉन 35 बराबर दे दिया किसके, हमारे पास 80 मीन दे दिया इसका, ठीक है। एंड स्टैंडर्ड डिवीजन जो है हमारे पास, इधर स्टैंडर्ड डिवीजन पूछ रहा है, हमारे पास रूट होगा इसका, दैट इज बराबर हमारे पास 4, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एंड सेकंड सैंपल हमारे पास दे दिया गया है, सेकंड सैंपल ऑफ 65 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सेकंड सैंपल हमारे पास दे दिया है x1 + x2 ऐसे चलता जा रहा है, हमारे पास x + 65 तक अपॉन 65 वो दे दिया है, इसका मीन जो है वो हमारे पास 60 दे दिया है, और स्टैंडर्ड डिवीजन जो है इसका हमारे पास दैट इज 2 मान लेता हूँ इसे, दैट इज हमारे पास 3, ठीक है। तो कह रहा है कि स्टैंडर्ड डिवीजन कंबाइंड सैंपल का बता दो, ठीक है, कंबाइंड सैंपल का सैंपल जो है हमारे पास यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन बताना है। तो मैं यहाँ पे कंसेप्ट आपको बताना चाहता हूँ नेक्स्ट पेज में, अगर आपको पता नहीं है तो सुन लीजिए, और पता है तो रिवाइज हो जाएगा आपको, सही बात है ना। तो यहाँ पे अगर कभी कंबाइंड हमारे पास पूछा है, ठीक है, कंबाइंड अगर हमें कभी पूछा है, ठीक है, तो कंबाइंड क्या होता है n1 x1 प्लस n2 x2 जो भी नंबर ऑफ जो है यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है, और x2 मीन अपॉन n1 + n2 के बराबर होता है, ठीक है। ये होता है इसका फॉर्मूला, सॉरी टोटल ऑब्जर्वेशन, हाँ टोटल ऑब्जर्वेशन वही हो गया n1 + n2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बराबर होता है, बट अगर मेरे को सिग्मा स्क्वायर चाहिए तो हो गया हमारे पास कंबाइंड, बट इसको सिग्मा स्क्वायर चाहिए, दैट इज सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस का कंबाइंड अगर चाहिए, ठीक है, तो दैट इज बराबर होता है किसके, हमारे पास n1 दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 का, सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस हमारे पास जो है यहाँ पे d1 का स्क्वायर, कि d1 क्या है बता देता हूँ, और फिर हमारे पास n2 स्क्वायर, सॉरी n2, फिर हमारे पास सिग्मा 2 जो है हमारे पास वेरिएंस प्लस d2 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में हमारे पास क्या हो जाएगा इधर n1 + n2, ठीक है। ये होता है हमारे पास इसका फॉर्मूला, जो कि आपको ध्यान रहना चाहिए कि कंबाइंड कैसे निकालते हैं, ठीक है। छोटा कर देता हूँ जिससे आपको क्लियरली दिखाई दे, इधर विजिबल हो जाए, क्योंकि बाकी सब भी यहीं पे लिखूंगा मैं। अभी जो मैंने बताया कि डी क्या होता है हमारे पास, इधर d1 जो होता है, सबसे पहले हमारे पास d1 जो होता है, d1 जो होता है दैट इज बराबर होता है हमारे पास x1 दैट इज जो है मीन ऑफ 1 ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, माइनस जो कंबाइंड मीन निकला है, कंबाइंड मीन जो हमारे पास निकला है, ये क्या है हमारे पास कंबाइंड मीन है, जो भी ये निकलेगा, ठीक है, जो भी निकलेगा हमारे पास इसको यहाँ पे माइनस कर देना है हमारे पास एक्चुअल मीन से, और d2 क्या हो जाएगा दैट इज x2 माइनस कंबाइंड मीन ऑफ जो भी है हमारे पास, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ये दो कंसेप्ट से आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या ध्यान रखना है कि अगर मेरे को वेरिएंस पूछा है तो आपको ये लगाना है, ठीक है ना, ये आपको लगाना है, ये आपको लगा देना ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो क्या होता है, एक सेकेंड ये कर देता हूँ जिससे आपको क्लियरली दिखाई दे। हाँ आगे क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछ रहा है, तो यही हमारे पास पूछा जा रहा है कि यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन कंबाइंड सैंपल का बता दो, तो यहाँ पे सबसे पहले कंबाइंड मीन निकालते हैं, तो कंबाइंड मीन क्या हो जाएगा हमारे पास, कंबाइंड मीन किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास गाइस, ये दैट इज हमारे पास n1 दैट इज 60 कितना है, n1 हमारे पास 35 और उसका मीन दैट इज 60 ना, सॉरी 80, सॉरी 80, और प्लस हमारे पास यहाँ पे n2 लेना है दैट इज हमारे पास 65 ऑब्जर्वेशन, और इसका मीन हमारे पास 60 अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन दैट इज 100 हो जाएगा, यहाँ पे ऐड कर दो 65 और 35 को 100 होता है, ठीक है। अब ये ऐड करना तो गाइस पता ही होगा, नहीं पता तो दिक्कत है भाई, फिर तो जेई में थोड़ा सा दिक्कत है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कंबाइंड मीन आ जाएगा, कंबाइंड मीन अभी कैलकुलेट करता मैंने रखा है, शायद मैं वो निकाल लेता हूँ आपके सामने, ठीक है ना। क्या है हमारे पास कंबाइंड मीन, दैट इज हमारे पास आता है इसका 65, तो ये 65 आता है, तो सॉल्व करोगे तो सॉरी 67 आएगा हमारे पास, ठीक है ना, 67 आ गया हमारे पास। तो उसके बाद हमारे पास कंबाइंड जब आ गया हमारे पास मीन, अब क्या करना पड़ता है, d1 निकालना पड़ता है, तो d1 हमारे पास कितना होता है दैट इज 80 - 67, और अगर मेरे को d2 निकालना है तो दैट इज हमारे पास इधर हो जाएगा 65, सो नहीं 65 कह रहा हूँ यहाँ पे 60 - 67 है ना, नहीं ऑब्जर्वेशन कितना हमारे पास मीन दैट इज 60 आता है ना इसका मीन, हाँ सही बात है। तो इसका हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा
D1 और D2 निकालना था। तो जब D1 और D2 आ जाएगा तो हमारे पास क्या करना है, तो जो D1 आता है डेट इज बराबर हमारे पास यहाँ पे 80 माइनस 67 क्या आता है 13 आता है इधर हमारे पास। एंड अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो -7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये D1 और D2 आ गया हमारे पास, फॉर्मूला पता है। नेक्स्ट क्या होगा, डेट इज सिग्मा हमारे पास स्क्वायर वेरिएंस निकालते हैं, उसका रूट ले लेंगे, ऑफकोर्स हमारे पास ये मिल जाएगा। दैट इज N1 हमारे पास क्या आया था, फॉर्मूला देख लो इधर, N1 जो है वेरिएंस प्लस D1 जो भी निकला है उसका स्क्वायर प्लस N2 उसका वेरिएंस और D1 का स्क्वायर, ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप निकालोगे पुट कर दो, ऑफकोर्स यहाँ पे 35 पहले तो आएगा यहाँ पे, फिर उसका हमारे पास यहाँ पे होगा 35 के साथ सिग्मा का स्क्वायर, यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड डिवीजन दे दिया है, स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 13 का स्क्वायर करेंगे, हमारे 13 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस सॉरी प्लस हमारे पास फिर यहाँ पे 65 ऑब्जर्वेशन है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कितना, मिटा देता हूँ इसे, तो जगह चाहिए थोड़ा सा, मिटा के यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो ये हो जाएगा हमारे पास 67 के बराबर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा 67 65 ऑब्जर्वेशन, एन का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा, डेट इज 3 का स्क्वायर 9 प्लस हमारे पास -7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। ठीक है, तो जब अपॉन में हमारे पास N1 प्लस N2 डेट इज 100 आता है, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सिग्मा स्क्वायर जाएगा, डेट इज हमारे पास 102.445 के करीब आता है। ठीक है, मैंने अभी जो सॉल्व नहीं किया है, सॉल्व करके रखा था गाइस। ठीक है, जिससे हमारे पास टाइम बच सके। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने सिग्मा स्क्वायर आ गया, हमारे पास वेरिएंस आ गया, तो हमारे पास आसानी से जो ये होता है मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल सकते हैं, इसका रूट ले लेंगे, डेट इज हमारे पास आता है 10.2 के बराबर, और आंसर क्या है हमारे पास इधर 3, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा ये हो गया गाइस हमारे पास। अब गाइस हमारे पास आता है केमिस्ट्री में सबसे पहले गाइस देख लो इधर कि डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन ब्लू ग्रीन कलर का हमारे पास इधर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पर्शियन ब्लू। मैंने आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बताया था, अगर आपने अभी तक जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखा नहीं है, उसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमारे पास जो ऑक्सीजन स्टेट होता है 2-3 ऐसे होता है। ये होता है व्हाइट, ये होता है टर्न्स ब्लू टर्न्स बन ब्लू, देन हमारे पास टर्न्स ब्लू, और हमारे पास यहाँ पे पर्शियन ब्लू होता है P, एंड यहाँ पे ब्राउन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप किसमें हमारे पास 3+2 मतलब 3/2, देखो 3 और 2 हमारे पास पर्शियन ब्लू होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सी फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो मैंने बताया हुआ है गाइस, आप अगर नहीं देखा आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लेक्चर में आपको ये मिलेगा आंसर। ठीक है, आपको ये मिल जाएगा कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, आप देखोगे उसमें वो पार्ट में, तो आपको ये इसका आंसर अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर कभी 2-2 पूछा है, मतलब दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट बाहर और अंदर का अगर 2-2 है, तो हमारे पास व्हाइट कलर का कंपाउंड मिलने वाला है, तो आपको ये टेबल ध्यान रखना है, इसका मैंने बताया ट्रिक कैसे आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बता दो, इजी सा है गाइस। यहाँ पे हमारे पास पैरा का हमें पता है ड्यू टू सिमेट्री, और यहाँ पे हमारे पास पैरा का सबसे ज्यादा हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ होता है। उसके बाद हमारे पास इधर आता है किसका, हमारे पास 1 का, बिकॉज ये है, और ऑर्थो हमारे पास ऑर्थो इफेक्ट की वजह से इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ हमारे पास कम हो जाता है। ठीक है, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से जो ऑर्थो हमारे पास ऑर्थो वाला है वो, उसके बाद ऑर्थो इफेक्ट के लिए जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होता है, इसलिए सबसे ज्यादा हमारे पास पैरा होगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अनिलीन होगा। ठीक है, पैरा वाला, फिर अनिलीन, फिर हमारे पास 4 जो है 2 और 3 ऐसे रेस्पेक्टिवली होने वाला है। ठीक है, तो ये हमारे पास फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है K2Cr2O7 जब हम लोग हीट करते हैं KCl के साथ, तो कॉन्सेंट्रेटेड जो है H2SO4 ब्राउन फ्यूम देता है, हमारे पास NaOH के साथ येलो सोल्यूशन देता है। तो ऑक्सीजन एटम कितने प्रेजेंट है बता दो मॉलिक्यूल ए में। ठीक है, तो इसमें मेरे को पता नहीं आपको जो है K2Cr2O7 का रिएक्शन याद है कि नहीं, बट जब K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, जब रिएक्ट करता है किसी भी हमारे पास एसिड के साथ, ठीक है, तो हमारे पास, और यहाँ पे दे दिया है KCl के साथ हम लोग हीट कर रहे हैं, तो KCl के साथ हीट करेंगे ना इधर, तो हमारे पास क्या बनता है ना इधर क्या बोलते हैं CrO2Cl2, ठीक है, क्रोमाइल क्लोराइड बनता है, प्लस हमारे पास इधर K2SO4 रिलीज होता है, और हमारे पास इधर क्या रिलीज होता है, H2O रिलीज होता है। मैं बैलेंस नहीं कर रहा, आपको पता होना चाहिए रिएक्शन। ठीक है, और ये CrO2Cl2 है, जब ये 4NaOH के बेस के साथ रिएक्शन करेगा, 4NaOH क्या कह रहा हूँ मैं, बैलेंस तो कर ही नहीं रहा ना, याद था गाइस मेरे को, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया मैंने। चलो NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोडियम क्रोमेट बनेगा, सोडियम क्रोमेट यहाँ पे बनने वाला है, और यहाँ पे NaCl रिलीज होगा, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अभी NaCl रिलीज होगा प्लस H2O यहाँ पे रिलीज होने वाला है। अब यहाँ पे कितने ऑक्सीजन आइटम है हमारे पास, देख लो, जो ऑक्सीजन आइटम येलो सोल्यूशन देता है, येलो सोल्यूशन इसी का होता है हमारे पास, इसी का येलो सोल्यूशन इसी का होता है। ठीक है, येलो सोल्यूशन होता है इसका। और CrO2Cl2 में कितना ऑक्सीजन आइटम प्रेजेंट है, देखो 2 है, तो यहाँ पे 2 जो है यहाँ पे आ जाएगा, सिंपल आंसर 2 आ जाएगा। तो आपको ये 2 रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 रिएक्शन ही एक ही है हमारे पास। यहाँ पे जब हमने बेस यहाँ पे किया है तो हमारे पास यहाँ पे वही आ गया है, NH बन जाता है। तो आपको पता होना चाहिए CrO2Cl2 में बनता है जब हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट को H2SO4 के साथ KCl में हीट करेंगे। KCl में नहीं, और भी कुछ यूज कर सकते हैं हम लोग, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो सिर्फ हमारे पास यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। बट यहाँ पे अगर मैं
पोटेशियम डाइक्रोमेट को यहाँ पे करता हूँ हीट इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो हमारे पास CrO2Cl2 बनता है। क्या बनता है? CrO2Cl2 यहाँ पे फॉर्म होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो गाइज यही था हमारे पास आज का सेशन, ठीक है। थैंक यू, पेज भी डाल दिया मैंने आपको। इसके जो डिस्क्रिप्शन में इसके आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे। आप फिर से एक बार ट्राई करना, जो जो आपको नहीं आया क्वेश्चन वो आप फिर से एक बार ट्राई करना, देखना कि कहाँ पे हमारे पास गलती हुई थी, ठीक है। तो मैंने मैंने ट्राई किया है कि जितना यूनिक क्वेश्चन बन सके वो मैंने यहाँ पे डाला है। कम क्वेश्चन है, कम टाइम है, जिससे आप थोड़ा सा जो मेन कंसेप्ट हैं थोड़ा सा आप रिवाइज कर सको उसे, और जो है यहाँ पे अपने JEE मेन एग्जाम में अप्रैल अटेम्प्ट में फोड़ सको, ठीक है। तो ये था गाइस आज का सेशन। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए सब्सक्राइब, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।